जो राष्ट्रपति जी का भाषण था उसमें उन्होंने जिक्र भी किया। और अगर हम जेलों में देखें भी तो राजनीतिक कैदियों के अलावा आदिवासी और दलित ये इनकी एक बड़ी संख्या है। और राजनीतिक कैदियों की जो सवाल है वो मेरे हिसाब से लगता है कि अभी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और आज उसी के ऊपर ही ये मीटिंग बुलाई गई है। और इसमें तो यही है कि जिस देश के बुद्धिजीवी, प्रोफेसर और एक हिसाब से वो तबका जो समाज को कोई दिशा दे रहा होता है वो जेलों में होगा तो उस देश का क्या ही हो सकता है। और ये सारे वो लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जीएन साहिब बाबा एक टाइम तक जो किसान आंदोलन हुए, चाहे वो जिस टाइम पे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे उनके नाम पे भी उनकी चिट्ठी मैंने पिछले दिनों देखी, तो वो उस टाइम पे कोऑर्डिनेट करते थे। इवन जो डंकल प्रस्ताव था और उसके जो 1995-96 के बाद के जो आंदोलन रहे देश के, किसानों के हों या फिर दूसरे नागरिक समाज के आंदोलन हो, मजदूरों के रहे, उसमें वो कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहे हैं। किसान संगठनों या मजदूर संगठनों को इकट्ठा करना और आगे की प्रक्रिया बताना, तो वो उस किस्म की भूमिका में रहे हैं। उस और एक बौद्धिक आदमी तो थे ही, वो पढ़ाते थे। ये तो अब उनका सोचना है, राइट विंग जो आरएसएस है उनका सोचना है कि ये देश को या समाज को तोड़ने का काम करें। मतलब सवाल पूछना और सरकार या जो मौके की सत्ता उससे सवाल पूछना या फिर उसके कार्य जो उसकी कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल उठाना, कोई मुझे लगता है कि देश तोड़ने जैसी कोई गतिविधि नहीं है, बल्कि ये तो लोकतंत्र को मजबूत करता है। लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब सड़कों पर जो लोग हैं वो लगातार आते जाते रहें, आंदोलन प्रदर्शन होते रहें, तभी एक मतलब खाली जो लोकतंत्र है वो चुनाव प्रक्रिया नहीं है, उसके इतर जो प्रतिरोध है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है लोकतंत्र में। और साथ में मतलब जो सरकार या जो सत्ता पक्ष होती है वो जो कुछ कर रही होती है उसके ऊपर उंगली उठाना, देश के ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है। जो जेएनयू के छात्र नेता रहे हैं वो जेल में हैं, लेकिन कोर्ट ने उनको कहा है भी ये निर्दोष हैं, ऐसे लोग जेल में पड़े हुए हैं। कप्पन सिद्दीकी जैसे जो पत्रकार है उत्तर प्रदेश में, उनमें उनको जेल में डाल दिया गया, या फिर जो और भी बहुत सारे लोग हैं निर्दोष हैं। ये जो है क्या न्याय प्रक्रिया में इनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है? न्याय व्यवस्था के ऊपर तो बहुत बार उंगली उठती है। कई बार तो ये भी बोला जाता है कि जो इसकी प्रक्रिया है न्याय पाने की वो इटसेल्फ एक सज़ा है, वो सज़ा से कम नहीं है। मतलब आप देखिए कि यूएपीए के जितने भी केसेज हैं उनमें 2-3 साल तक बेल नहीं होती है। और जो सीएनआरसी के दौरान उमर खालिद से लेकर तमाम जो आप स्टूडेंट लीडर्स का जिनका जिक्र कर रहे हैं वो भी जेलों में हैं और 6-6, 7-7 केस लगा रखे हैं। बहुत सारे मामलों में उनको जमानतें मिल चुकी हैं, लेकिन यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसके ऊपर सुनवाई नहीं होती, शुरू होती 6 महीने तो, और उसके बाद सुनवाई शुरू होती है तो 2 से 3 साल कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, वो उनको जमानत देने में लगाता है। तो 3 साल तक आपको जमानत नहीं मिलेगी, तो इट मीन्स जो प्रक्रिया है वो अपने आप में एक सज़ा जितनी है। और उसमें ये स्टूडेंट लीडर हों या फिर जो बुद्धिजीवी प्रोफेसर, ये सारे ही हैं। मतलब सीएनआर पहले भीमा कोरेगांव था, भीमा कोरेगांव के नाम पर बुद्धिजीवियों की 2018 में गिरफ्तारी होती है, सीएनआरसी के नाम पर 2020 में गिरफ्तारी होती है। तो ये एक पूरा सिलसिला, इससे पहले भी मतलब 2013, 2011 बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं जो कि जिन लोगों को कैद किया गया, वो राजनीतिक कैदी हैं और अभी तक जेलों में है। तो राजनीतिक कैदियों के कुछ हक होते हैं और आप उनको मतलब कई बार इसके ऊपर बहस भी हुई है कि क्या देशद्रोह के कानून की कोई अभी बची है, उसकी कोई ज़रूरत है देश में। और कई सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसका इस्तेमाल होता है, वो छात्रों पे होता है, प्रोफेसरों पे, बुद्धिजीवियों पे। लेकिन जो मंत्री रहे हैं, मंत्री अभी भी हैं, सत्येंद्र जैन, वो तो बड़ी मौज काट रहे हैं जेल में। नहीं, वो तो है, मतलब क्योंकि वो रूलिंग क्लास लीडर हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, तो उनको तो तमाम सुविधा पहुंचेंगे ही, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जेल का एडमिनिस्ट्रेशन वो तो उनकी सरकार के नीचे है। तो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग होते हैं वो तो मौज काटते हैं, चाहे गैंगस्टर हों चाहे नेता हों, वो तो हम देखते ही हैं कि गैंगस्टरों की भी मौज रहती है, उनके पास भी फ़ोन होते हैं। वो तो बात आती है बेसिक सुविधाओं की। कप्पन सिद्दीकी का इलाज आप देखिए कैसे करवाया गया, उनको बेल से बेड, जब उनको वो बीमार हुए तो उनका इलाज के दौरान एक सड़े से अस्पताल में उनको बेड पे उनकी बेल से बांध दिया गया। ऐसे ही आप जीएन साहिब बाबा केस दी, 90% उनकी बॉडी काम नहीं करती है। वरवर राव को भी कितना परेशान किया गया। इवन अगर हाँ प्रोफेशन इवन मतलब आप स्टेन स्वामी का केस देखिए तो वो जेल के अंदर मरी गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रक्रिया है वो अपने आप में सजा है। जैन साहब की तो मालिश हो रही है बड़े कायदे से। नहीं, वो मैं कह ही रहा हूँ कि एक तो राजनीतिक कैदी हैं, वो तो जेल में मर जा रहे हैं, और मतलब जो कि इस
समाज के बुद्धिजीवी तबका है, पढ़ाने लिखाने वाला तबका है, प्रोफेसर तबका है, वो तो जेल में ही मर जा रहा है उस प्रक्रिया की वजह से। और वो तो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके नज़दीक रहने वाले लोग मालिश भी पा रहे हैं, मौज भी काट रहे हैं, फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पूनिया जी, आप काफ़ी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़ी सोशल मीडिया पे बड़ी ज़मीनी जुड़ी पत्रकारिता करते हैं। ये जो CCTV लगाया गया था उनकी सेल में सत्येंद्र जैन की, उससे क्या दर्शाना चाहती है सरकार? सब कुछ नज़र में है सरकार में, CCTV लगाने का मतलब क्या है? जहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है, मालिश कौन कर रहा है, कौन मिल के जा रहा है, कौन आके मिल रहा है? नहीं, वो तो देखो होता ही है जेलों में। आप देखोगे तो जेलों में जो CCTV वगैरह ये सब तो होते हैं, बाकी उनकी प्रक्रिया का हिस्सा, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बात रख पाऊँगा। लेकिन जो दलितों के कैदी हैं, SC OBC हैं, वहाँ उनके साथ में जातिवाद होता है, उनसे सफाई करवाई जाती है, वहाँ क्यों नहीं लगते हैं CCTV कैमरे? नहीं, वो तो देखो मैं कह ही रहा हूँ कि जो भारतीय जेलें हैं उनका एक अपना कैरेक्टर है, हाँ। और उसमें जो उस प्रक्रिया की जो भेंट चढ़ते हैं वो ज़्यादातर SC ST OBC ही के समाज के ही लोग हैं। और जो बड़े बड़े, अभी आप ये देखिए कि BJP की पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम किए, लेकिन वो बाहर हैं। कपिल मिश्रा जिसने भीड़ को भड़काया, CNRC के जो दिल्ली में जो और वो बिल्कुल ये कहते हैं कि गोली मारो सालों को, या फिर जाम खुलवाने के नाम पे जैसे उन्होंने हमले करवाए और एक समुदाय को जो लगातार टारगेट करते रहते हैं, तो वो तो दिखता ही है। वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। जो लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, भाईचारा स्थापित काम और कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं, वो जेलों के अंदर हैं, चाहे उमर खालिद हो, साईं बाबा हो। लेकिन मुर्मू जी ने जो बयान दिया था कि जो SC ST के जो गरीब कैदी हैं वो जमानत नहीं करवा पाते हैं, वो समय पर बाहर नहीं आ पाते हैं, समय सीमा लांघ जाते हैं, लेकिन वो जो है क्या इस मामले, ऐसे मामलों में संज्ञान ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की, उनको रिहा किया जाए जो गरीब वहाँ में कैदी पड़े हुए? नहीं, उसमें तो इतना ही है कि भाई जो प्रक्रिया है वो सजा ना बने, उसके ऊपर गाइडलाइंस जारी हों। इससे पहले भी PUCL जैसी संस्थाओं ने काम किया है, और जो और भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस पे काम कर रही हैं। पर मुझे लगता है कि इस पे सीरियसली भाई सुप्रीम कोर्ट या फिर जो न्याय प्रक्रिया है उससे जुड़े लोगों को इस पे सोचना चाहिए कि जो प्रक्रिया है वो सजा ना बने लोगों के लिए। लेकिन सर, ये जो स्पीच था मुर्मू साहब का, हमेशा जो है भाषण दिया, सरकारी भाषण दिया जाता है, लेकिन उन्होंने जो बात बोली है मुर्मू साहब ने, वो किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, बात ठीक हो सकती है, लेकिन वो ज़मीन पर या फिर संस्थाओं पे लागू कैसे होगी, वो एक मामला है ना। क्या उस बातचीत को लागू करके और उस पर मतलब कोई एक्शन ठोस, हाँ बिल्कुल, वो मामला है। अगर वो होना ही चाहिए मुझे लगता है।